नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। कैसे आप? मैं हूं रोज की तरीके से सौरभ शर्मा आपके साथ। आपका वो प्रोग्राम जहां बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, और दिल्ली में तो वैसे ही सब कुछ होता है खुल्लम खुल्ला, कोई किसी से कोई पर्दा नहीं। केजरीवाल जी जहां पर हो वहां कैसे लुक्का छिपी का खेल हो सकता है। एक तरफ केजरीवाल जी, दूसरी तरफ बीजेपी बड़ा जोर लगा रही है। दिल्ली में चुनाव घोषित हो गया आज। 5 तारीख को वोट, 8 तारीख को फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। अब केजरीवाल जी के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो इस बार थोड़े डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से वो घोषणाएं कर रहे हैं। इस्तीफा दिया उन्होंने, तो उनको डर इस बात का था कि भाई ये सब शीश महल का मामला या ये शराब घोटाला वाला मामला, ये सब मेरे ऊपर चिपक तो नहीं गया। फिर उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया कि मैं देखिए जेल चला गया, पीछे सड़कें बननी बंद हो गई, आपको बिजली के बिल आने शुरू हो गए। फिर लोगों ने याद दिलाया सरकार तो आप ही की थी, आप जेल गए थे, सरकार थोड़ी चली गई थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, पता नहीं पीछे उन लोगों ने कैसी क्या गड़बड़ कर दी, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो केजरीवाल जी के सामने चैलेंज तो इस बार है, और 3 बार मुख्यमंत्री रह गए, चौथी बार का उनका ये जीते तो टर्म होगा, तो लंबा अरसा है, तो वो भी समझते हैं इस बात को। और बीजेपी को इसलिए इस बार इसमें मौका दिखाई दे रहा है। लोकसभा इलेक्शन हमेशा बीजेपी बहुत बढ़िया करती है, बिल्कुल खत्म कर देती है ऑपोजिशन को, जैसे केजरीवाल विधानसभा में कर देते हैं। लेकिन बीजेपी विधानसभा में सीट नहीं निकाल पाती, वोट लाती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और वोट इस बार तो 2015 के मुकाबले 2020 के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी का एक्चुअल वोट विधानसभा का बढ़ गया था भाई। तो सीट क्यों नहीं आती? इस बार बीजेपी को लगता है कि वो काम भी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं आपसे। 4% वोट पार्टी का रह गया, वो पार्टी जिसने 15 साल लगातार शासन किया, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, 4% वोट आज दिल्ली के अंदर उसको आता है। तो क्या बीजेपी वाकई इस बार केजरीवाल का एक किला ध्वस्त कर सकती है? इस पर हम लोग बात करेंगे। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं रोज की तरीके से, बहुत स्वागत आपका। दीपक चौरसिया जी प्रोग्राम में आ गए। दीपक जी बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। हमारे जब ये ऐसा पैनल होता है तो फिर 8 फरवरी तक कौन वेट करेगा? आज ही बता देंगे सर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। एक आंकड़ा दे रहा हूं सर, क्योंकि जैसा हमने कहा कि दिल्ली लोकसभा में मोदी की और विधानसभा में केजरीवाल की होती है, और कोई इफ एंड बट नहीं पूरी तरीके से। लेकिन अगर आप 24 का लोकसभा इलेक्शन उठा करके देखें और उसमें से असेंबली सेगमेंट आप निकालें, बीजेपी कितने पर आगे थी? तो 52 असेंबली सेगमेंट्स में 70 में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही थी। और यहीं से यह आंकड़ा निकला 52। इस आंकड़े को आप याद रखिएगा। आज अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एक सांसद और दूसरे पूर्व सांसद ने, दोनों ने आज इंडिया टीवी को एग्जैक्ट ये आंकड़ा कोट किया सर, कि हमारी 52 सीटें आ रही हैं, आप लिख लीजिए। तो ये कहीं कोई बीजेपी के इंटरनल सर्वे में कहीं से आया है क्या देवेंद्र? वो स्ट्रेटजी सौरभ यही है कि जो 52 सीटें लोकसभा चुनाव में जिन पे बढ़त हुई, और मोदी के चेहरे के बावजूद जिन 18 पे आप पिछड़ गए, उन 18 पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि इस 52 पे फोकस करना है। उन 18 की अगर बात कर लें तो 6 सीटें ऐसी हैं जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। इसके अलावा 12 सीट तकरीबन ऐसी है जो कि एससी वाली, रिजर्व वाली जो सीटें हैं, वहाँ पर जो वोट बैंक ऐसा है कि उसमें बीजेपी के लिए मुसीबत है। तो इन 18 के अलावा बाकी 52 पे क्योंकि फोकस किया जा रहा है, बीजेपी की स्ट्रेटजी ये है कि अपने वोट प्रतिशत को 47 से 48 तक लेके जाना है, जो अभी 38% है, जो 38 है। पिछली बार के जो मार्जिन आप देखें तो लगभग 15% का मार्जिन रहा था गैप बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। तो उस 15 में मतलब ये है कि अगर 8 अगर आपने इधर खींच लिया तो आप एडवांटेज वाली स्थिति में आ गए। तो वहां से 8 से 10% अपना वोट कैसे बढ़ा के 47-48% तक लेके जाना है। और बीजेपी जो रणनीति के हिसाब से जो आकलन कर रही है, उसके हिसाब से उसका ऐसा है कि 47-48 उसका हो, 41-42 तक आम आदमी पार्टी जाएगी, और बाकी बची कांग्रेस पार्टी या इधर उधर। ये स्ट्रेटजी कागज पे तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वाकई ग्राउंड पे ये कन्वर्ट होती नजर आ रही है? वो एक बड़ा चैलेंज होगा। उसके लिए बीजेपी ने, जैसे अभी बीजेपी के कैंपेन के अवसर अगर आप देखेंगे तो कल से उन लोगों ने अभी ये शुरू किया। 3-4 दिन पहले जो प्रधानमंत्री की रैली थी उसमें आपने देखा होगा कि मंच से पीएम ने ये कहा कि सभी कार्यकर्ता लग जाएं। इसका 2 मतलब है। पहली बात कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद सभी कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह आया है, वो लगे, वो सकारात्मक चीज है। नकारात्मक पहलू ये है कि प्रधानमंत्री को अब ये कहना पड़ रहा है, इसका मतलब कार्यकर्ताओं के अंदर वो जोश नहीं था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पिछले 3-4 महीने पहले से एकदम वॉर लेवल पे जो इलेक्शन की तैयारी करते हैं उस लेवल पे लगी हुई थी। बिल्कुल। वहाँ दूसरी समस्या जो बीजेपी की है कि ये जो महिलाओं को पैसे देने के मामले में लगभग 40 लाख फॉर्म उन्होंने भरवा लिए। आपने, आम आदमी पार्टी ने 71 लाख लगभग महिलाओं के वोट हैं, उनमें से 40 लाख में अगर आपने भरवाया, और महिलाओं के अंदर ये बात इतनी आसानी से स्विंग नहीं होती कि बाद में आप बहुत तर्क दें, बहुत कुछ करें, खासतौर पे उस सेक्शन में जिसको कुछ भी मिल जाए तो उसको बहुत उम्मीद रहती है। तो वहाँ पे अगर फॉर्म भर लिए हों महिलाएं, तो वो एक बड़ा टास्क बीजेपी को अभी नजर आ रहा है। बीजेपी के रणनीतिकारों से बात करें तो समझ में आ रहा है कि उस चैलेंज को ये कैसे निपटें। अब जब इनका संकल्प पत्र आएगा तो निश्चित तौर पर ये कोई कोशिश होगी कि कुछ बड़ा करें, लेकिन वो एक गैप है, वो एक समस्या है। तो
समस्या मैंने बताया कि उनकी समस्या क्या है और जो रणनीति है वो इस आधार पर अच्छा, आमतौर पर सर बाकी स्टेट्स में क्या होता है, आप ही लोग जैसे बताते हैं कि बीजेपी का अपने संगठन के मामले में बाकी पार्टियों से कोसों कोसों आगे रहती है, क्षेत्रीय दल भी कहीं मैचअप नहीं कर पाते, कांग्रेस तो कर ही नहीं पाती कहीं मैचअप। यहां उल्टा है सर। मेरे को आज में ऑफिस में 3-4 लोगों ने बताया जो दिल्ली में रहते हैं कि 5-5 बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घरों पे आ चुके हैं। आपका वोट बन गया कि नहीं बन गया, जिसका नहीं बना था उसका वोट बनवा दिया, बिजली का बिल तो नहीं आता, पानी का बिल तो नहीं आता, सब चेक करके पूरा फॉर्मेट लेकर के आते हैं, टिक 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 करके जाते हैं। 5 बार एक पार्टी का, आम आदमी पार्टी के लोग विजिट कर चुके हैं, ऐसा मुझे लोगों ने यहां बताया। मुझे नहीं पता बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी भी एक्टिव होगी, उसकी स्ट्रेंथ है ग्राउंड पर, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मामले में पीछे तो कम से कम नहीं है, इतना दिखता है। नहीं, उन्होंने राजनीति अपनी शुरू की वो इसी तरह से, पब्लिक कांटेक्ट, सीधे लोगों से संपर्क, लोगों से सीधे जुड़ाव, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, लोगों को कन्विंस करना। लेकिन आप जरा सा पिछले जो 3 चुनाव हुए हैं, 13 का, 15 का, 20 का, और अब जो 25 में हो रहा है, परिस्थितियों में फर्क देखिए। 13, 15 और 20 ये तीनों चुनाव ऐसे थे जब अरविंद केजरीवाल एक देश के सबसे ईमानदार नेता, नहीं तो सबसे ईमानदार नेताओं में से एक, जो अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार का, घोटाले का आरोप लगाते थे। ये पहला चुनाव अपने राजनीतिक जीवन में अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं जिसमें उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। शीश महल का मामला, शराब घोटाला, दोनों मामला 20 के बाद क्या है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग 20 मतलब सारे विवाद 2020 के बाद क्या है। दूसरी बात, अगर आप देखें 70 के मध्य के दशक से भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनावी लाभ में कब बदला है, तो 74 से 77 के बीच का आंदोलन देख लीजिए आप, तो 77 में सरकार बदल गई, इंदिरा गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार से शुरू हुआ। हालांकि 77 में जो सरकार आई उसमें इमरजेंसी की ज्यादतियों का भी बहुत बड़ा असर था, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन उसके बाद फिर 86 से 89, 86 से 89 बोफोर्स का मुद्दा आया। कांग्रेस पार्टी की सीटें राजीव गांधी के रहते हुए भी आधी हो गई। फिर आया अन्ना हजारे का आंदोलन 2011 से 2013, कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही सबसे बड़ा मुद्दा उस चुनाव का वही था। तो अब फिर जो है लगभग 12 साल हो रहे हैं जब ये भ्रष्टाचार का मुद्दा आया। अभी तक दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के आने के बाद कम से कम रूलिंग पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था पिछले 3 चुनावों में, लेकिन इस चुनाव में है। अब क्या वो वोट में तब्दील होगा, ये एक बड़ा सवाल है। वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या ब्रेक हो जाएगा, ये निर्भर करता है कि जो आम आदमी पार्टी का मतदाता है, समर्थक है, वो अरविंद केजरीवाल को किस रूप में देखता है, उन पर जो आरोप लगे हैं उसको किस रूप में देखता है, जी मान रहा है कि नहीं मान रहा है। बिल्कुल ठीक। उसका एक छोटा सा टेस्ट जो है, हालांकि उसको कोई निर्णायक बात नहीं कह सकते, लोकसभा चुनाव से विधानसभा की तुलना नहीं कर सकते। उन्होंने जब बेल पर छूटे लोकसभा चुनाव से पहले कैंपेन के लिए, तो कहा कि अगर मुझे 7 सीटें जिता दोगे, कांग्रेस से गठबंधन था, तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। 7 की 7 सीट हार गए। तो आप इसको दोनों तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई वो लोकसभा की बात थी, मुद्दे अलग थे, प्रधानमंत्री खुद जो है अपने लिए वोट मांग रहे थे, और ये विधानसभा चुनाव है जब अरविंद केजरीवाल अपने लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सिंपैथी नहीं मिली, कि जेल भेज दिया। जो आरोप था कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हमको जेल भेज दिया गया, मैंने कोई घोटाला नहीं किया, सिंपैथी नहीं मिली, उसकी सिंपैथी नहीं मिली। हालांकि उस सिंपैथी जुटाने की, जगाने की बड़ी कोशिश हुई कि जेल का बदला वोट, इस तरह के नारे भी चलाने की कोशिश हुई, सलाखों के पीछे दिखाया गया। हाँ, सलाखों के पीछे दिखाया गया, ये सब कुछ हुआ। तो अब इस चुनाव से यह तय होना है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे के कारण अरविंद केजरीवाल के जो समर्थन का आधार है और उनकी छवि है, उसको डेंट लगा है कि नहीं। ठीक। अब दिल्ली की बड़ी पेक्यूलियर सिचुएशन है। दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी का ऐसा वोट है जो आम आदमी पार्टी के पास ही जाता है, वो किसी भी सूरत में बीजेपी को या दूसरे इलेक्शन में लोकसभा में नहीं जाता बीजेपी को। ऐसी बीजेपी का एक वोट है जो उसी का है, केवल वो आम आदमी पार्टी को कभी नहीं जाता, एक सेक्शन। लेकिन इससे, इन दोनों से शायद बराबर या इससे थोड़ा सा ही कम, एक कॉमन वोट है दोनों का, जो शिफ्ट हो जाता है विधानसभा और लोकसभा में।
कभी वही वोटर आपका हो जाता है, वही वोटर मोदी का हो जाता है जब लोकसभा का इलेक्शन आता है। अब आप देखिए जरा, लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर है 54%, 54.5%, और लोक विधानसभा इलेक्शन 2020 में आम आदमी पार्टी का एग्जैक्टली 54% वोट है, 54% दोनों का। तो दिलचस्प आंकड़ा है। वो जिसकी बात आपने की सर, वो कॉमन वोटर है जो दोनों के, जो फेवरेबल है दोनों के लिए, लेकिन एक एक इलेक्शन के अंदर। तो आपको लग रहा है कि वो वोट कुछ टूट सकता है केजरीवाल से, और वो टूटा अगर, तो जो भी बात हो रही थी 52 असेंबली सेगमेंट में आगे होने वाली, क्या पता वो सच हो जाए। अब मैं सौरभ एक बात कहूंगा कि मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में सबसे कमजोर विकेट पर है। उसके मैं कारण बता देता हूं। जो कट्टर ईमानदारी के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, उस कट्टर ईमानदार की छवि पे ग्रहण है, इसको तो आप मानेंगे ही मानेंगे। और 2013 में वो एक क्रांति करके आए, उम्मीद करके आए। अन्ना हजारे के उस आंदोलन की रामलीला मैदान से हर दिन की रिपोर्टिंग मैंने की। 2015 में मोदी जी केंद्र में आ गए थे, उन्होंने कहा दिल्ली में एक नई तरह की राजनीति चाहिए, तब भी वो क्रांतिकारी थे। कट्टर ईमानदार वाली छवि थी, वैगनार थी, आपको याद होगा ना, मफलर था, खांसी थी, सब कुछ था, माफी थी कि मैंने गलती कर दी लोकसभा चुनाव लड़के, अब मैं दिल्ली पे ही कंसंट्रेट करूंगा। आपको 67 की 67 सीटें दे दी। 2015 से 2020 तक आप मोदी जी से बहुत अनवरत लड़े, और आपने ये नैरेटिव तैयार किया कि 2015 से 2020 तक मुझे काम नहीं करने दिया गया, इसलिए प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए। जनता ने कहा चलिए ठीक है, 62 सीटें ले जाइए। लेकिन 2025 में क्या? 2025 में आपके ऊपर आरोप ही आरोप हैं, और उन आरोपों से आप कैसे बच के निकले? आपके शीश महल का जवाब पूछा जाता है, बीजेपी कह रही है ना 75 से 80 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, 33-34 करोड़ रुपए तो सीएजी की रिपोर्ट में ही आ गया है। 75 से 80 करोड़ का खर्चा हुआ है। क्या जवाब दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने लिए प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं। भाई क्या ये दिल्ली सीएम का डेजिग्नेटेड आवास था? नहीं था ना, नहीं था। 6 फ्लैग स्टाफ रोड कोई दिल्ली सीएम को अलॉटेड है ही नहीं, और दिल्ली सीएम हमेशा अलग अलग घरों में रहता है। पहले क्या बोलते हैं, पुराना किला रोड पे शीला दीक्षित रहा करती थी, बाद में वो जयविंद को याद होगा जनपद शिफ्ट हो गई, जहां पर बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह शिफ्ट हुए। तो ये बहुत दिक्कत वाला चुनाव है अरविंद। आज तो अलॉटमेंट ही रद्द कर दिया सर आतिशी जी का, आज अलॉटमेंट रद्द हो गया है। लेकिन उससे भी क्या है, अभी तो पीडब्ल्यूडी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही कि जो खर्चा हुआ है, जो टेंडरिंग हुई है, वो कहां से हुआ है। अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें और निकलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में बिल्कुल अंदर नहीं है, बिल्कुल हैं, चुनाव के अंदर हैं, अभी भी नंबर 1 पे मैं उनको ही मानता हूं। लेकिन ये सबसे कठिन चुनाव है, मेक और ब्रेक का चुनाव है, और ये दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति के लिए आने वाले समय में एक निर्णायक चुनाव होगा कि इस तरह की क्रांति की उम्मीद जगा के आने वाले लोग जब पूरी तरह से बदल जाते हैं तो टिक पाते हैं, राजनीति में नहीं टिक पाते। केजरीवाल को उनके जो विरोधी हैं वो भी किन नामों से बुलाते हैं, जरा आप गौर कीजिए कि ये तो नटवर लाल है, बड़ा शातिर आदमी है साहब, बड़ा मायावी आदमी है। कहने का मतलब क्या सर, वो आदमी नैरेटिव गढ़ने का मास्टर है। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि वो यहां मुकाबला केजरीवाल से बीजेपी का, वो ग्राउंड पर अपना आउटरीच में भी पीछे नहीं रहने वाला, और वो जब कैमरे पर आता है और जिस तरीके से, अब मैं ये आज ही दिन में हम लोग ये बात कर रहे थे कि वो आदमी की जो अपील है लोगों से, 100 बार उसके बाद ही मान लो कितनी बार मन में शक आया हो, एक बार केजरीवाल का चेहरा सामने आ जाता तो लगता है नहीं यार आदमी तो ठीक ही कह रहा है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है। तो मुकाबला बहुत से लोगों को वैसा नहीं भी लगने लगा है। हाँ, तो वही उम्मीद टूटी है, वही टेस्ट है केजरीवाल का। अब आप देखिए आज जो भी घर वाली बात हुई साहब, अभी मैंने आपको बताया, आतिशी जी उस घर में कभी शिफ्ट ही नहीं हुई। पीडब्ल्यूडी ने आज एक चिट्ठी लिख करके कहा है कि आपका आवंटन रद्द किया जाता है, इसी जहां को शीश महल कहती है बीजेपी, क्योंकि आप इस घर में शिफ्ट ही नहीं हुई टेक्निकली। उनका सामान रख दिया गया था। आपने पीडब्ल्यूडी ने वर्ड यूज किया, आपने टेक्निकल पोजीशन लिया, फिजिकल पोजीशन लिया ही नहीं। आप इस घर में रह ही नहीं रही थी। और अगर हम जब एक चिट्ठी जारी करते हैं कि इट इज फिट टू बी ऑक्यूपाइड, और अगर उसके बाद 5 दिन के अंदर अगर आप शिफ्ट नहीं होते तो अलॉटमेंट रद्द हो जाता है, तो इसलिए हम आपका अलॉटमेंट रद्द कर रहे हैं। अब क्या कहा साहब, अच्छा चलिए ये तो हो गया। अब यही मैं कह रहा हूं कि ये माहौल बनाने की मास्टरी, अब केजरीवाल की पार्टी ये कह रही है कि हम कल खुद कैमरा लेकर के जाएंगे इसी शीश महल के अंदर और ढूंढेंगे कहां लगी है सोने की टॉयलेट सीट, बताओ अंदर लेके जाओ, हम बताएंगे, हमें दिखाओ, जनता को दिखाना है सोने की टॉयलेट सीट कौन सी है, कहां है 50 लाख का कारपेट, बताओ। पहले यहां लेके चलेंगे मीडिया को और फिर लेके चलेंगे प्रधानमंत्री आवास। अब कल का ड्रामा आप इमेजिन कीजिए सर, 7LKM के बाहर क्या हो रहा होगा, आतिशी और सब खड़े होंगे। हर चीज की एक सीमा होती है। ड्रामा एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, कितनी बार चलेगा? भाई जब रोजमर्रा की जिंदगी में जो समस्याएं हैं उनका जब सामना आपको करना पड़ता है, लोगों को यह भी तो याद होगा कि उन्होंने, वीडियो है उसके,
कि अगर 25 तक यमुना साफ नहीं कराई तो मुझे वोट मत देना। लोगों को ये भी पता है, मतलब बहुत से सबको नहीं पता होगा कि ये जो मुफ्त बिजली का उनका ड्रामा चल रहा है, बिजली कंपनियों का कितने हजार करोड़ का बकाया है, वो कौन देगा? हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही तो जाएगा। तो इस तरह से आप देखना, आप मोहल्ला क्लिनिक देखिए, आप स्कूलों के रेनोवेशन का मामला देखिए, आप डीटीसी बसों के मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको देखिए। तो जो ईमानदारी का तमगा पहनकर आए थे उन पर बेईमानी का लगातार एक के बाद एक आरोप लग रहा है। उसमें से कितना सही है कितना गलत है पता नहीं, लेकिन मामला उनका लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया है। किसी कोर्ट ने उनके मामले को खारिज नहीं किया है, उनको जो है आरोप मुक्त नहीं किया है, सिर्फ जमानत पर रिहा है। तो इसलिए जब तक जमानत पर रिहा है तब तक वो आरोपी हैं अदालत की नजर में भी। आपने कहा एंटी करप्शन पर जो आदमी आया उस पर करप्शन का ये पहला इम्तिहान है कि और लगातार एक नहीं है, एक के बाद एक। और गोवा के इलेक्शन से ये शुरू हुआ। गोवा के इलेक्शन में भाई जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कि गोवा के इलेक्शन में शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल हुआ। गोवा के इलेक्शन में जिन 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रुके केजरीवाल, उसका बिल किसने दिया, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब इसी सब को काउंटर करने के लिए, ऑफसेट करने के लिए तो लोग कहते हैं केजरीवाल ने सीएम के पद से इस्तीफा दिया था। बिल्कुल सर। अब इसमें 2-3 चीज देखें। जैसे पहले स्टार्टिंग में देखें कि जो माहौल उन्होंने बनाने की कोशिश की जिन आधार पे, अब अगर उसमें कोई डिटोरिएशन भी है, खत्म तो नहीं हुआ है, डिटोरिएशन है। जैसे उनका भी तो एक तर्क होता है ना कि आप हरास करने के लिए ईडी या सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, वो नैरेटिव भी बहुत सारे लोग बाई करते हैं कि हाँ भाई देश में कई जगह ऐसा होता है। जो दूसरी तरफ उनके है, क्या वो उसकी छवि कोई ऐसी है कि करंट पैदा कर दे इस बात को लेके? उसका जवाब नहीं में आएगा। आवास को ही लेके, जैसे शीश महल को लेके देखें, क्या आम जनता को इस बात से इतना फर्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोग एकदम ऐसे मिलेंगे जैसे जो बीजेपी के वोटर हो या एंटी आम आदमी पार्टी वोटर हो, वो जरूर इस बात को कहेंगे, लेकिन उनके अपने वोटर्स में अभी वैसा करंट नहीं नजर आता कि इस बात को लेकर बहुत ज्यादा रिएक्शन आ जाए कि हाँ इसके खिलाफ हमको वोट करना है। केजरीवाल का ही वोटर सोचने लग जाए यार बात तो। हाँ, वो आना जरूरी है कि उनके वोटर्स वहां से विमुख हों। जो परसेंटेज की आप बात कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो फर्क आता है, वो उसमें एक बड़ा हिस्सा सौरभ वो वोटर है, जैसे दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स 18 से 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कि वो तय करते हैं कि किसके पक्ष में जाएगा। पूर्वांचली वोटर्स, लोकसभा चुनाव हो तो नरेंद्र मोदी उनके सुपर हीरो, लेकिन वही जब विधानसभा चुनाव आ जाता है तो वहाँ से शिफ्ट करते हैं, इसलिए परसेंटेज लगभग एक जैसा उसमें आपको रहता है। डोर टू डोर कैंपेन की जो आप बात कर रहे हैं या अरविंद केजरीवाल की नाकामियाँ, ऐसा नहीं है कि नाकामियाँ नहीं है, बहुत सारी नाकामियाँ हैं। क्या उन नाकामियों को नैरेटिव बनाने की कोशिश बीजेपी ने वैसी की? जैसे पानी, सड़क, बिजली, इन तीनों मुद्दों पे देखें तो दिल्ली के किसी भी इलाके का व्यक्ति आपको नाखुश नजर आएगा, चाहे GK1 की बात कर ले तो या फिर पूर्वी दिल्ली के किसी क्षेत्र की बात करें तो। लेकिन क्या बीजेपी संगठन ने उसको एक मुद्दा बनाया? अब सौरभ, डोर टू डोर कैंपेन 2 दिन पहले शुरू किया गया है। कल वो टास्क दिया गया कि एक एक व्यक्ति मंडल के स्तर पे 50-50 घर में जाएंगे और उन घरों में जो अरविंद केजरीवाल के 2015 या 2020 के जो दावे थे, जो गारंटियां थी, उनके बारे में बताएंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र की ये समस्या है। हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से ये तैयार किया गया था। अब जबकि चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया, ये काम तो आपको काफी पहले से करना चाहिए था, 3 से 4 महीने पहले। आमतौर पर हर स्टेट में तो बहुत आगे रहती है, दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली बीजेपी संगठन का यही हाल ही रहा है सौरभ। उसमें कोई दिल्ली बीजेपी संगठन का व्यक्ति आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए वो जी जान से पार्टी में जुटा हुआ है। वो ज्यादातर अपने पोजिशनिंग, अपना प्लेटफॉर्म बनाना, अपने हित की बात करना, इस हिसाब से वो लोग ज्यादा नजर आते हैं। हर राजनीति में सब चीज कॉमन है, लेकिन बाकी जगह क्या होता है कि स्टेट यूनिट एक यूनिटी के तौर पर लड़ती नजर आती है। यहाँ पर वो चीज़ एकदम से मिसिंग है। और ये मुझे लगता है कि आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले जब प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं मंच से इस बात को, तो सीधी सी बात है ना कि आपके कार्यकर्ता अभी भी उस रूप में लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और वो जब तक नहीं, अन्यथा केंद्र सरकार के कामों की इतनी फहरिस्त है दिल्ली के लिए, सड़क परिवहन मंत्रालय कहीं उठा के देख लें आप, इतने सारे एक्सप्रेसवे, इतने फ्लाईओवर, इतनी सारी चीज़ें, जिससे दिल्ली की आम जनता को सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है? पानी, ट्रैफिक। बिजली के मामले में तो उनके पास एडवांटेज है। इन 2 मामलों में से ट्रैफिक के मामले में आपने इतना कुछ किया, लेकिन संगठन बताने वाला नहीं, संगठन के नेता बताने वाले नहीं, उसको नैरेटिव सेट करने वाले नहीं। और सामने जब अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति हो जो कि अपनी असफलता को भी सफलता के तौर पे पेश करने की क्षमता रखता हो, तो वहाँ पर बीजेपी की चुनौती थोड़ी बढ़ी हुई नजर आ रही। और ये मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं को भी इस बात का एहसास है। इस बार के चुनाव में, हालांकि पहले के चुनाव से तुलना करें तो आपको नजर आएगा कि संघ ज़्यादा ताकत लगा रहा है सौरभ। लगभग 13,033 बूथ है दिल्ली में। इसमें 2 लाख ऐसी छोटी छोटी मीटिंग करने की योजना है जिसमें से 25, 30, 40, 50 लोग हों जी।
और हर एक बूथ पे वैसे लोग जाएं और ये बताएं। और बीजेपी का अभी जो पॉजिटिव कैंपेन है सौरभ, अभी वो शुरू नहीं हुआ। वो भी एक मिसिंग वाली बात है कि अगर आपको संकल्प पत्र लाना था, कुछ फ्रीवीज का अनाउंसमेंट करना था, तो अरविंद केजरीवाल ने जो किया उससे काफ़ी पहले आपको कर लेना चाहिए था। तो उन्होंने कर लिया, 40 लाख फॉर्म भरवा लिए, 15 दिन माहौल लूट लिया, अब आप कुछ लेके आओगे। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस अपना लेके आई, और सोचिए उसमें प्रियंका गांधी तक मौजूद नहीं है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या सौरभ ये है, और ये समस्या सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी के भी है, कि कांग्रेस असमंजस में है कि उसे क्या करना है। नरेंद्र मोदी को देखना है या अरविंद केजरीवाल को देखना है। कांग्रेस की जो पंजाब यूनिट है, गुजरात यूनिट है या दिल्ली यूनिट, वो चाहती है कि मजबूती से लड़ें। बाकी चाहते हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर हमारे एक साझेदार हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो कांग्रेस के छिटफुट इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं, संदीप दीक्षित की बात करें, अलका लंबा की बात करें, वो अपनी कैपेसिटी में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अन्यथा इतना बड़ा तुम्हारा मैनिफेस्टो, कम से कम प्रियंका गांधी को गजब मौजूद रहना कंफ्यूजन चाहिए। में कांग्रेस तो नहीं। बिल्कुल गजब कन्फ्यूजन। और मुझे किसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एक दिन बहुत हल्ला मचाया था जब ताजदार बाबर के बेटे को जंगपुरा से टिकट दे दिया गया मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और संदीप दीक्षित को घेरने के लिए अरविंद केजरीवाल को उतार दिया। उन्होंने बहुत चिल्लाया कि हम कांग्रेस को निकलवा देंगे इंडिया गठबंधन से। और उसके बाद डिस्परेट होकर, मेरी जो जानकारी है, अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अलायंस के कई घटकों को फोन किया। अच्छा। और उनके से कन्विंस कराया गया राहुल गांधी को कि भाई आप लाई लो कर लो, वरना नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे। और कांग्रेस का टोटल सरेंडर, अभी मतलब शुरुआत में आपने बहुत एग्रेशन के साथ काम किया, न्याय यात्रा निकाल दी। हालांकि न्याय यात्रा में राहुल गांधी नहीं गए, न्याय यात्रा में वो नहीं गए, आपने 40 कैंडिडेट दे दिए, लगा आप बड़े एग्रेसिव हैं। लेकिन उसके बाद जो आपको करना था, सीएजी की इतनी बड़ी रिपोर्ट आई, आपने देखी कांग्रेस की एक भी पीसी, कोई भी घोटाले पर अब अरविंद केजरीवाल को घेर रहा है क्या? एक बार अजय माकन ये बोल के फंस गए कि ये तो देशद्रोही, उसकी भी पीसी नहीं करी, उसके बाद भी पीसी नहीं करी। तो उसके बाद से जो है कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट में है, और ये अरविंद केजरीवाल को थोड़ा एडवांटेज देता है। क्योंकि आप एक लाइन और कहना चाहूंगा सौरभ, अरविंद केजरीवाल इकलौते इंडिया गठबंधन के नेताओं में से होंगे, उद्धव ठाकरे को छोड़ दे जो इनका राम मंदिर के साथ अलग है, मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन के इकलौते नेता हैं अरविंद केजरीवाल जो राम मंदिर जाकर परिवार सहित दर्शन करके आए सर। अरविंद केजरीवाल राम मंदिर जाके परिवार सहित दर्शन करके आए। इस मामले में वो यूनिक है, उनको हिंदू और मुस्लिम दोनों करने में प्रॉब्लम नहीं होती। दोनों करने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मुसलमान क्या केजरीवाल से इतर सोचेगा, वो तभी सोच पाएगा जब कांग्रेस मजबूत होगी। अरे आपने आज खबर तो अभी दी, आपने सब पूरी दुनिया पूछ रही राहुल गांधी कहां गए, राहुल गांधी क्यों चले गए मनमोहन सिंह जी के शोक के समय में। आपने बताया कि इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं ने उनको समझाया लाए लो। नहीं लाए लो, मतलब ये राहुल गांधी का वियतनाम जाना उससे जुड़ा हुआ नहीं है। उनको कहा लाए लो, और उन्होंने कर लिया फ्लाई लो, फ्लाई आई विल फ्लाई, फ्लाइट लो, फ्लाइट लो, फ्लाइट लो, फ्लाइट लो, तो फ्लाइट ले ली, फ्लाइट ले ली। लेकिन समस्या कांग्रेस को तो अपना हित भी देखना पड़ेगा ना। मान लीजिए कि दिल्ली में ज़्यादा एग्रेसिव होंगे तो इस बात की आशंका है कि बीजेपी को फायदा मिल जाएगा, लेकिन इस डर से कब तक पार्टी खत्म करते रहेंगे? अगर कोई चैलेंजर कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस की जगह दूसरे राज्यों में लेगा, तो आम आदमी पार्टी ही है और कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो है, टेक्निकली भले आम आदमी पार्टी जो है नेशनल पार्टी हो, लेकिन मल्टी स्टेट पार्टी तो है ही। कम से कम 2 राज्यों में सरकार है उसकी, और कौन सी रीजनल पार्टी है जिसकी 2 राज्य में सरकार हो? तो इसलिए कांग्रेस के लिए खतरा बीजेपी से पहले आम आदमी पार्टी है, कि जहां भी लोग कांग्रेस से निराश होंगे, उनको बीजेपी के अलावा अगर कोई विकल्प चाहिए तो आम आदमी पार्टी उनको मिलेगी। राहुल गांधी के सामने तो मोदी बैठते हैं ना सर पार्लियामेंट में, वो दिखते ही वो हैं। वो तो तब भी बैठेंगे दिल्ली के चुनाव के बावजूद तो बैठेंगे। अगर भी उनको हर इलेक्शन के बाद ये नापना होता है कितने इंच थे, कितने इंच हो गए, ये प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे नजर आता है कि कांग्रेस में कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट नहीं है। पार्टी को खड़ा करना, पार्टी को रिवाइव करना, पार्टी को आगे बढ़ाना है, इसकी कोई सोच नहीं है। कुल सोच जो है वो राहुल गांधी से नीचे तक बीजेपी मोदी को कैसे रोके। तो वो कहते हैं ना कि मतलब सामने वाले को जो है काना करने के लिए अपने को अंधा कर लीजिए कि देखो हम एक आंख अपनी फोड़ रहे हैं तुम भी फोड़ लो। उसने फोड़ा, फिर दूसरी भी फोड़ ली, उसने नहीं फोड़ा तो वो हालत कांग्रेस पार्टी की। सौरभ, बंगाल में ममता बनर्जी से नहीं लड़ेंगे, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। बिहार में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को मजबूत करेंगे। यूपी में अखिलेश यादव को मजबूत करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मजबूत करेंगे। पंजाब में अरविंद केजरीवाल को मजबूत करेंगे क्या फिर? तो कांग्रेस पार्टी के सामने तो बड़ी समस्या। इसलिए हमें यह बताया गया कि पंजाब, गुजरात और दिल्ली
तीनों की जगह की कांग्रेस की जो यूनिट थी, उन्होंने राहुल गांधी को राय दी थी कि हमें बहुत मजबूती से, बहुत अग्रेसिवली लड़ना चाहिए कि एक बार बीजेपी आ भी रही है तो कोई बात नहीं, अगली बार तो हम विकल्प होंगे बीजेपी के सामने, अन्यथा आम आदमी पार्टी के पीछे खड़े होकर तो हम खत्म ही होते जा रहे हैं। तो सुगबुगाहट हुई, लेकिन मुझे लगता है कि बाद वाली थ्योरी फिर ज़्यादा चल गई कि नहीं मोदी जी को नहीं मिलना चाहिए। देखिए ना, आप भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश, ये 5 लोग हैं जो टॉप के डिसीजन मेकर या कम्युनिकेटर हैं पार्टी की तरफ से। इनकी तरफ से दिल्ली चुनाव पे मेरे ख्याल से अभी तक कुछ नहीं कहा गया। खामोशी, मतलब ऐसी खामोशी जो 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 सोशल मीडिया पे भी बयान नहीं सोशल है। मीडिया पे भी बयान नहीं है। डीके शिव कुमार कर्नाटका से आके लॉन्च कर रहे हैं। कर्नाटक वोटर्स का दिल्ली से क्या लेना देना। थैंक्स टू रमेश भिदोड़ी, थोड़ा प्रियंका जी में बयान दे दिया तो कांग्रेस के नेताओं में कुछ उबाल आया। सर मैं आपको और बताऊं कि रमेश भिदोड़ी, जो हमें पता चला सोर्सेज के मार्फत, ने पार्टी नेतृत्व ने जब उनसे नाराजगी जताई तो उन्होंने बकायदा इस बात को कहा कि मैं इस बात से परेशान था कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी मजबूती से लड़ क्यों नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले स्लम्स वाले, वो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और मुझे कुछ ऐसा करना था कि कांग्रेस पार्टी फ्रेम में आए। अन्यथा हमको अगर वैसी आपत्तिजनक बात कहनी होती तो हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस को हम क्यों बोल रहे हैं? कालका जी में क्या है कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट, लेकिन हम उसको ताकत देना चाह रहे हैं कि कुछ प्रोटेस्ट करें लोग, इनके कार्यकर्ताओं में जोश आए, और मेरे बोलने के बाद उनमें थोड़ा जोश आया है तो मुझे खुशी हुई है। तो कल के कोई बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले के चाटा ही ना मार मतलब सोचिए अगर ये डेस्परेशन है और ये डेस्परेशन बीजेपी में है कि भाई कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ो। नहीं, उसकी तो हिस्ट्री है। देखिए, जब से असेंबली बनी है 93 में, तब से एक ही बार बीजेपी की सरकार आई है 93 में, जब जनता दल जो है करीब 18-20-21% वोट ले गया था। तो जब तक कोई 20-22% वोट तीसरी पार्टी नहीं ले जाती, बीजेपी के आने की कोई पॉसिबिलिटी दिल्ली में नहीं है। 26 साल हो गए। तो आप एग्री संगठन करें ना, की कमी कांग्रेस अगर अच्छा नहीं करती, अगर मिनिमम 10% वोट नहीं ले जाती। नहीं, देखिए, एक दूसरी चीज है, एंटी इनकम्बेंसी 2 तरह की होती है। एक होती है जो बहुत शोर मचाते हुए आती है, कि लोग सड़क पर उतर आते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, आलोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं, सरकार से हम खुश नहीं हैं, इसको हटाना है। एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोग चुप हो जाते हैं, फैसला कर लेते हैं क्या करना है, उसके बाद बोलते नहीं है, फिर वो पोलिंग बूथ में जाकर ही बोलते हैं। तो अब कोई एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी कौन सी है, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो है कि किसी भी सरकार के लिए 3 बार आने के बाद चौथी बार आना या तीसरा कार्यकाल, ये बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। सबसे सामने उदाहरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इतनी लोकप्रियता के बावजूद आप देखिए सीटें घट गई। तो अरविंद केजरीवाल उसका एक्सेप्शन बन जाएंगे ऐसा दिखाई नहीं देता। नुकसान तो उनका होगा, कितना होगा सवाल इसका है, और वो निर्भर करता है भारतीय जनता पार्टी पर कि इस परिस्थिति का कैसा लाभ उठा पाती है। हमने अभी देखा हरियाणा में बनी बनाई सिचुएशन थी कांग्रेस के लिए, लाभ नहीं उठा पाई एंटी इनकम्बेंसी का, तो फिर से आ गई बीजेपी। तो इसी तरह का दिल्ली में हो सकता है। अगर भाजपा लाभ नहीं उठा पाएगी इस सरकार से नाराजगी का, तो फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार आ जाएगी। चेहरा नहीं है ना, तो बार बार चेहरे की बात आती है केजरीवाल के सामने। मुझे नहीं लगता। अगर देखिए बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मतलब वो निर्णायक नहीं है। मैं इस पे ये बात कहना चाहता हूं कि जो चेहरा अगर वो उतार भी देता है ना किसी को, तो केजरीवाल के सामने ये केजरीवाल के साथ डिमोलिश कर देते हैं। ये नहीं कह रहा कि इनमें से किसी को क्यों नहीं उतारा, है ही नहीं ना। वो स्ट्रैटेजी में नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल के साथ हेड ऑन वो किसी को करवाना ही नहीं चाहते, ना ही ऐसा कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि भाई नेरेटिव बनाने के लिए आपको 4-5 ऐसे लोग चाहिए ना जो आपके विलेन हो। तो एक अरविंद केजरीवाल भी है बीजेपी के लिए कि देखिए साहब क्या कर दिया, क्या गड़बड़ कर दी, क्या कर दी। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी चाहे तो रिवाइव नहीं हो सकती। आप लोकसभा का इलेक्शन उठा के देख लीजिए, देवेंद्र याद होगा आपको कितनी सीटें मिली है आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर, और कितनी सीट कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को मिली है। तो वो भी हुआ है, लेकिन अब ये कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर करता है। राहुल गांधी जी सुन रहे वापस आ गए हैं, तो अब वो क्या। मैंने पहली पार्टी देखी जो अपनी नाक बंद करके पड़ी कि मैं तो सांस नहीं लूंगा कुछ हो जाए। नहीं, दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है, इसलिए सांस नहीं लूंगा। कोई कांग्रेस रिवाइव ना हो इसकी कोई वजह नहीं है। तो भाई ये तो आपने आत्महत्या करने का सोच रखा है, भाई वही बात है। उस सर का एनालिसिस बिल्कुल ठीक है कि उनको सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखता है, बाकी और कुछ नहीं।
बाकी उनको अपनी औकात या अपनी पॉलिटिकल वेवलेंथ को कितना बड़ा करना उसके बारे में वो सोचते भी नहीं ये है। चेहरे वाला सवाल बीजेपी में उठता तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये एक समस्या है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये अगर नहीं कर रही है बीजेपी तो इसलिए नहीं कर रही है कि मजबूरी है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज करना तो चाहिए ना, किरण बेदी को लाके करना चाहिए थी। यही था। तो ऐसा नहीं है कि उसकी दरकार नहीं होती, और दरकार इस लिहाज से होती है कि जैसे जो वोटर्स आप लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट देते हैं, उनको ये रहता है कि नरेंद्र मोदी ने, केंद्र की सरकार ने जो अच्छा काम किया उसके चलते तो हमने लोकसभा में वोट दे दिया, अब उसको विधानसभा में क्यों कैरी करें। वहां पर फिर आपको ऐसा विधानसभा का फेस चाहिए था जो कि अरविंद केजरीवाल को उस रूप में काउंटर करे और अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए करंट पैदा कर सके। वो एकदम से मिसिंग है। बीजेपी में कई लेवल पे इस पर चर्चा भी हुई। इस बार भी बहुत सारी चीज़ें आप नाम देख रहे होंगे, अलग अलग नाम आ रहे थे कि शायद इनको किया जा सकता है, इनको किया जा सकता है, केंद्र से कोई नाम भेजा जा सकता है। लेकिन स्मृति ईरानी का नाम बहुत जोर से चला था। हाँ, लेकिन वो तो एकदम से भी पहले वो चला खुद भी नहीं थी, और वो लोकसभा एकदम चुनाव मतलब से उसमें पहले। चर्चा के लेवल पर उस रूप में आया नहीं था, गंभीरता वाले लेवल पर नहीं आया था। वो चलाया गया था जब राजेंद्र नगर का बाई इलेक्शन था। जी, लेकिन वो चर्चा काफी ज्यादा चली थी जरूर। बीजेपी के अंदर ये मंथन खूब हुआ है कि क्या कोई ऐसा फेस हो सकता है, क्योंकि वैसा फेस नहीं है तो मजबूरी में आप ये लोग जाते हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और दूसरी बड़ी समस्या, वैसा मजबूत पूर्वांचल का ढांचा नहीं। मनोज तिवारी पूर्वांचल के नेता के तौर पर सबसे आगे होंगे, लेकिन ढांचा नहीं है जो कि वोटर्स को बूथ तक लेके जा सके। वो ढांचा आम आदमी पार्टी के पास, उनके पास कई नेता ऐसे हैं जो कि पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचली तो ये वोटर्स तो को खासियत अच्छे रहती है बीजेपी की, मतलब वोट करवाना, अपना हाँ, वोटर निकालना। लीडर तैयार करना लोकल लेवल पे, तो वो मिसिंग है। जैसे एक लीडर आपका, अभी जो बीजेपी लीडर लेके आती है, जैसे रैली वगैरह में लेके आते हैं पूर्वांचली लोगों को, वो एक व्यवस्था के तहत लेके आते हैं। व्यवस्था आप समझ सकते हैं कि क्या होगी। उस व्यवस्था के तहत लाया जाता है, उस इमोशन के तौर पे नहीं कि आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अच्छा। और उसकी बड़ी वजह ये है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो यहाँ के लोगों ने तो हमेशा ही देखा, जो यहाँ पे जो मेन कम्युनिटी थी बीजेपी के मेन वोटर की, तो बाहर से आए हुए हैं, पिछले तबके लोग हैं, आर्थिक तौर पे संपन्न नहीं है, तो उस एक दृष्टि से देखा गया। आज भी उसकी महत्ता उस रूप में बीजेपी को समझ में आया और दिल्ली बीजेपी को इसके संकेत नहीं मिलते। जैसे पहली सूची देखें, 29 नाम है उसमें। एक नाम, हालांकि उनका मूल देखेंगे 50 साल पहले शायद उनके परिवार वाले, गोंडा वाले जो हैं उनके आए हुए थे। क्या उसमें 4 और कैंडिडेट दे के पूर्वांचल का एक मैसेज नहीं दिया सकता था? 29 के बदले 33 सूची आप नहीं जारी कर सकते थे? नहीं, इसमें पूर्वांचली है नहीं, वही मैंने कहा ना कि एक उसमें नहीं। तो सीट भी आप सीट जोड़ लेते हैं उधर वाला। डोमिनेंट पार्टी रही है और माइंड सेट अब भी है। हाँ। पंजाबी डोमिनेंस रह नहीं गया दिल्ली में, डोमिनेंस हो गया पूर्वांचलियों का। पूरे देश में ओबीसी की पार्टी बन गई है। यूपी बिहार में इलेक्शन जीतती है बीजेपी, मतलब यूपी बिहार का वहां इलेक्शन ये तो वोट कर देगा आदमी। बात है कि यहाँ नहीं करेगा। जो समाज का वंचित वर्ग है, जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर था, वो बीजेपी का वोटर बन गया। लोकसभा में इसी दिल्ली में वही वोटर बीजेपी को वोट करता है, लेकिन विधानसभा में नहीं करता। तो ये सबसे बड़ी बात जो बताता है कि वो संगठन की कमजोरी जमीनी स्तर पर। सर, वो संगठन की कमजोरी है या वो फ्री वाला मामला है? मुझे तो बार बार यही लगता नहीं, है। केवल फ्री वाला मामला नहीं है। देखिए, फ्री वाला मामला होता तो और राज्यों में भी उसका असर होता। ऐसा तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने केवल दिल्ली में ये घोषणा की। फ्री वाला मामला होता तो राजस्थान में अशोक गहलोत क्यों हारते? 10,000 रुपया हर महिला को देने का वादा किया उन्होंने, प्रियंका गांधी को बुला के अनाउंसमेंट कराया कि ये गेम चेंजर है और मास्टर कार्ड चल दिया है हमने। कोई असर हुआ क्या उसका? तो हम आप ये केजरीवाल का लाभार्थी वाला जो वर्ग देखिए, है, ये सब चीजें जुड़ जाती है, एक दूसरे से सब जुड़ जाती है तो बड़ा मुद्दा बन जाता है। ऐसा नहीं केवल इसके लिए जो है। मैं वही पूछ रहा हूं आपसे, दिल्ली में केजरीवाल का वो, जिसको मैं कह रहा हूं फ्री वाला वोटर या उसका जो लाभार्थी वर्ग है, वो मतलब वोट डिसाइडर नहीं है ये मुद्दा आपके लिए? नहीं, वो वोटर आप देखिए, पूरा दिल्ली का राजनीतिक इतिहास देखिए, वो वोटर कभी बीजेपी से जुड़ा ही नहीं। लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहा, कांग्रेस को छोड़ा तो आम आदमी पार्टी के साथ आ गया, और आम आदमी पार्टी के साथ आने के बाद बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो वोटर आम आदमी पार्टी को छोड़कर उससे जुड़ जाए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं सौरभ, सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। 2020 से लेके 2025 तक अरविंद केजरीवाल सरकार का किया एक काम बता दीजिए, सिर्फ फ्री बस राइड के अलावा। मेरे ख्याल से वो भी 2020 से पहले उन्होंने दे दी थी। 2020 से लेके 2025 तक कोरोना, उसके बाद घोटाले, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बाद जेल बेल और शराब का खेल, इसमें पूरी तरह से व्यस्त रहे वो। प्रॉब्लम की है कि आपने सही सवाल किया कि केजरीवाल ने क्या किया से ज्यादा ये याद आता है कि केजरीवाल ने ये कहा कि मोदी ने मुझे ये नहीं करने दिया। हर बात पर एक शिकायत याद आती है। तो उसके लिए तो 2020 में जिता दिया था। कोरोना, ऑक्सीजन
मोदी ने ऑक्सीजन नहीं दी। वो तो उनकी स्ट्रैटेजी है कि कोई भी बात हो इतने जोर से चिल्लाओ, इतने जोर से चिल्लाओ कि नैरेटिव को बदल दो। ये केजरीवाल की पहले दिन से राजनीति रही है। आप उन देखिए ना, वो 15 नाम सीएजी के ले आते थे, इनको जेल के अंदर डालो, प्रणब मुखर्जी से लेके लालू यादव, और उन्हीं लालू यादव के साथ हाथ मिला रहे मैं हैं। ये पूछना चाह रहा हूं, ये खास तौर पर मतलब तीनों पार्टियों के लिए हारे तो क्या मतलब पार्टी पर क्या असर पड़ने जा रहा है? सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक बार फिर साफ हो जाती है अगर, तो क्या कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य? कांग्रेस पार्टी को तो कोई नुकसान ही नहीं होगा ना, 0 से 0 पे कहाँ आएगी? तो उसमें तो फर्क पहले भी कोई 0 फर्क थे, नहीं अभी पड़ता। हाँ पहले 0 थे, अभी भी 0 राहुल था गांधी को कोई परफॉर्मेंस। अंतर नहीं पड़ेगा इस बार भी अगर एक भी सीट नहीं आई तो। ये राहुल गांधी से कहेगा ना कि पूछिए। हमने अपना मेंटेन तो नहीं, रखा, नीचे अगर नहीं पढ़ना गए। होता तो वो यहाँ होते ना। ये लोग कह रहे हैं आ तो गए हैं। आ तो गए हैं, उसके बाद कहाँ है? आ गए हैं, बताएंगे नहीं कहाँ हैं। तो कांग्रेस हारे जीते डजंट मैटर। लेकिन हाँ, बीजेपी अगर केजरीवाल को हरा के जीत जाती है तो उसके लिए एक पॉजिटिव वाइब जो उसने मेंटेन किया है। हालांकि जम्मू कश्मीर में एनडीए की नहीं बनी, झारखंड में एनडीए की नहीं बनी, 2-2 का आंकड़ा है, लेकिन बड़े स्टेट्स उसने निकाले, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा। तो एक नया भी 2015 है। से अच्छे निकाले हैं। हाँ, 2015 से अच्छे निकाले हैं और उससे एक पॉजिटिव वेव बनेगी। और मुझे गुंजाइश नजर आती है, चुनाव अभी खुले हुए हैं। लेकिन 15 में मोदी वेव थी, 2015 में मोदी वेव चल रही थी, 2020 में मोदी वेव चल रही थी, दिल्ली नहीं निकला था। इस बार भी लोग कह रहे हैं मोदी वेव है, ये थर्ड मोदी वेव है। जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र हाथ में आया है, उस मोदी वेव में इस बार दिल्ली आ जाए, ऐसा बीजेपी को उम्मीद है। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो तीसरा चुनाव है 15, 20 और 25, इसमें बीजेपी की स्थिति पिछले 2 चुनावों से बेहतर है। क्या वो इतनी बेहतर है कि फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर जाएंगे? ये सवाल है। फाइनल कमेंट, केजरीवाल अगर मान ले हार गए दिल्ली, तो इसका आम आदमी पार्टी की स्कीम ऑफ थिंग्स पर, केजरीवाल की महत्वाकांक्षाओं पर क्या असर होगा? नहीं, महत्वाकांक्षा तो छोड़ दीजिए, महत्वाकांक्षा तो जेल में पूरी होगी। जो जिस तरह का केस है, बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। भारत के इतिहास में, दुनिया का मुझे मालूम नहीं, ये पहला केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने जांच एजेंसी को सुझाव दिया कि आप आम आदमी पार्टी की वाइकेरियस लाइबिलिटी क्यों नहीं तय करते, कि ये भी परोक्ष रूप से दोषी है, और अगर वो साबित हो गया तो रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा पॉलिटिकल ये पार्टी तो के बात रूप हुई में। केस की। इलेक्शन हारने पे केजरीवाल का क्या भविष्य है? कोई भविष्य नहीं है। फिर सबसे पहला असर जो है पंजाब में पड़ेगा। वहां क्या होगा? पंजाब की सरकार में मतलब असंतोष अंदर जो है, जो आर्थिक स्थिति जिस तरह की है राज्य की, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप को लेकर सवाल, लीडरशिप मतलब वोट दिलाने की क्षमता को लेकर सवाल उठने लगेंगे कि भाई अब बाकी किसी राज्य में तो पार्टी को पहुंचा नहीं पाए। पंजाब और दिल्ली 2 राज्य हैं। दिल्ली भी अगर हार जाते हैं, जो उनका जन्म स्थान है, तो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी नोट पर आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र का यही अंत करते हैं। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, देवेंद्र बहुत धन्यवाद।